हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मॉडर्न क्लासेस में मैं नीतीश सर एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है। जैसे कि कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, तबीयत कुछ ठीक नहीं था, इसके वजह से अब आज हम लोग आए हैं बिहार बोर्ड के कुछ नए टॉपिक को लेकर के। चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या फिर जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये जो हिंदी का पोर्शन होने वाला है, हिंदी ग्रामर का जो पोर्शन होने वाला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम आज आप लोग के यहाँ आए हैं संधि, जो कि हम लोग खास तौर से बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए आज कवर करेंगे कि इस संधि से बिहार बोर्ड में आपके कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। संधि से पहले क्या होता था कि संधि में जो चीजें होती थी, पहले डिफिनेशन लिखने के लिए आती थी कि संधि क्या चीज होती है, संधि के भेद कितने होते हैं, उनके भेदों को कैसे परिभाषित किया जाता है, तो पहले डिफिनेशन लिखने के लिए आती थी। लेकिन जब से बिहार बोर्ड का पैटर्न चेंज हो गया है तो उस टाइम से अब डिफिनेशन लिखने के लिए नहीं, बल्कि इस टॉपिक से आपको सीधे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जब से 50% ऑब्जेक्टिव हुआ है इन जैसे टॉपिकों का महत्व काफी बढ़ गया है। तो आज हम लोग कवर करेंगे संधि, उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो समास लेकर के आएंगे, तो एक एक करके हम लोग सारे वीडियो को कवर करेंगे। जैसे आप लोगों के हिंदी ग्रामर में पढ़ना है संधि क्या है, मतलब संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, समास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद आपसे पद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो प्रत्यय पूछेगा, उपसर्ग पूछेगा। तो सारे चीजों का कंबाइंड रेशियो एक यहाँ पे हम लोग तैयार करेंगे। और इसके अलावा आप लोगों को हिंदी व्याकरण में मुहावरे आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे, विलोम शब्द आएंगे। तो मुहावरे क्या होते हैं, तो मुहावरे को आप लोग खुद से हम लोग पढ़ सकते हैं, खुद से याद कर सकते हैं। पर्यायवाची क्या होते हैं, पर्यायवाची आप लोग खुद से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद जो विलोम्स क्या होते हैं, आप किसी भी चीज का उल्टा खुद से याद कर सकते हैं, जैसे दिन का रात होता है। तो इसके लिए कोई टॉपिक नहीं बनाया जाएगा, इसके लिए कोई बताने का तरीका नहीं है। आप इन सारे चीजों पे आप खुद से मेहनत कर सकते हैं कि विलोम्स को कैसे याद करें, पर्यायवाची शब्द को कैसे याद करें, मुहावरे कैसे आए बनाए हम लोग। उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, वचन से क्वेश्चन पूछेगा, फिर आपसे लिंग से क्वेश्चन पूछेगा कि एक वाक्य दे देगा, इसमें पूछेगा आप बताएं ये, जैसे कोई शब्द भी दे देगा, पूछेगा बताएं ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो इन सारे चीजों को हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। आज से आप लोगों को कंटिन्यू एक वीडियो मिलते रहेगा आज संधि का, फिर अगर इसमें कुछ बच जाएगा तो फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो हम लोग आज कवर करने वाले हैं संधि। तो जैसे कि आप लोगों को टॉपिक दिख रहा होगा कि संधि, संधि की परिभाषा, भेद और उदाहरण। देखिए सबसे पहले कि हम लोग को कंसेप्ट क्लियर करना है कि आखिर संधि को कैसे तैयार किया जाएगा, संधि को कैसे याद किया जाएगा। अगर कोई भी शब्द दे दिए, कहे कि नीचे निम्नलिखित में से इन शब्दों का संधि विच्छेद क्या होगा, या कोई एग्जाम्पल दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि इसमें से बताएं इसकी संधि का भेद है, मैं इसकी गारंटी देता हूं अगर कोई शब्द दे तो आप उसे देख करके बता दीजिएगा कि ये इस संधि के भेद हैं, ये इस संधि के अंतर्गत आएगा, यह स्वर संधि होगा, यह व्यंजन संधि होगा, यह विसर्ग होगा, या फिर दीर्घ होगा, गुण होगा, आयादी होगा, कुछ इस तरह से। तो जैसे कि यहां आप लोग को दिख रहा होगा संधि, तो देखिए संधि का मतलब क्या होता है, जोड़। संधि का मतलब होता है जोड़, यानी कहने का मतलब कि अगर हम जो भी वर्ण बोलते हैं ना, वर्ण देखिए सबसे पहले संधि से पहले जो टॉपिक होता है वर्ण की टॉपिक होता है, लेकिन वर्ण आपके 10th में नहीं पूछता है कि तो कहने का मतलब वर्ण क्या होता है। तो पहले वर्ण का एक छोटा सा डिफिनेशन सोच लीजिए कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक जो ध्वनि होती है वह वर्ण होती है। जो भी ध्वनि आप बोल दे, जैसे राम बोल दिए तो राम में भी क्या है, कुछ ना कुछ हमारा वर्ण निकला है, तो उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। मतलब मुंह से निकली प्रत्येक ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा न किया जाए। जैसे बात कर लिया जाए
कि जैसे बात कर लिया जाए, ये क हम लिख दिए, तो जैसे क की यदि बात कर लिया जाए तो क को यदि देखा जाए तो क यहाँ पे लिखा हुआ तो ये वर्ण नहीं हो सकता है। वर्ण क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वर्ण का डिफिनेशन होता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। तो सोचो ये जो क है, इस क का तक खंड या टुकड़ा किया जा सकता है। आई मीन कहने का मतलब कि ये जो क है, यह क का उच्चारण क प्लस अ से हुआ है, क प्लस अ से हुआ है। तो अब ये जो क होगा ना, इसके अंतर्गत हलंत लगा देंगे, तो अब इस क हलंत का हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड नहीं कर सकते हैं, विक्षेपण नहीं कर सकते हैं। तो ये वर्ण होगा, ना कि ये क वर्ण होगा। उसके बाद हम लोग का मेन जो टॉपिक है वो संधि में होने वाला है कि संधि क्या चीज होती है। तो देखो, अगर हम किन्हीं भी दो वर्णों को मिला दे, यानी दो वर्णों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है, उस विकार उत्पन्न को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का मतलब ही होता है जोड़, दो वर्णों का मेल। जहां पे दो वर्ण मिलते हैं वही क्या होते हैं? संधि होता है। जैसे अगर संधि की हम लोग डिफिनेशन फिर से एक बार सुन लेंगे कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। उसके बाद संधि की परिभाषा हो गई। उसके बाद संधि के भेद की बात आती है। तो संधि के भेद की बात आए तो संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा जो होता है हमारा विसर्ग संधि होता है। यानी कहने का मतलब कि स्वर संधि क्या होता है? तो कहने का मतलब कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्णों की सहायता न ली जाती है, या फिर दो स्वरों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि होता है। वही बात रही व्यंजन संधि की, तो स्वर के साथ व्यंजन के मेल को क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि कहा जाता है। यानी कि जिसमें स्वर संधि का मेल होता है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद बात आती है विसर्ग संधि की। तो स्वर को या व्यंजन के मेल से, या स्वर के साथ मेल रहेगा या व्यंजन के साथ मेल रहेगा, तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा, उससे जो शब्द बनेगा, उससे जो शब्दों का मेल होगा, वह मेल आपका होता है विसर्ग संधि। तो पहले हम लोग एक एक करके डिफिनेशन देखते जाएंगे। उसके बाद सारा चीज आप लोग को यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के एक छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि सब पता है कि अब बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाले में टाइम नहीं है, इतने चैप्टर नहीं बचे हैं, इतने दिन नहीं बचे हैं जितने आपके सिलेबस में चैप्टर बच गए हैं। अगर आप यहाँ से एक एक चैप्टर भी कवर कीजिएगा तो एग्जाम आते आते आपका कुछ ऐसे चैप्टर रह जाएगा जहां पे आपका एग्जाम का कवर नहीं होगा। तो उसी के हिसाब से हम यहां संधि को कुछ इतना छोटा से छोटा रूप बताएंगे ताकि आपको देखते ही संधि से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आए, जो भी 5 नंबर की क्वेश्चन आती है, वे आपको बन जाए। और एक एक नंबर का एग्जाम में महत्वपूर्ण हो गया है। सोचो अगर ये आपको 5 नंबर में आ रही है तो ओवरऑल बात किया जाए तो एक परसेंटेज की बात है। अगर आपकी 59% हो रही है, अगर आप संधि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूट जाए तो आप सेकेंड डिवीजन हो जाएंगे, क्योंकि ये संधि आपको सीधे 1% देता है। कम से 1%, ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम आपको कितना परसेंट देता है? 1%। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा है संधि। तो जैसे कि आप लोगों को हम अभी बताए हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो शब्द उत्पन्न होता है, उसी शब्द को तो हम लोग क्या कहते हैं भाई? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो भाई, एक शब्द हमारा क्या है भाई? एक शब्द हमारा विद्या है। उसके बाद क्या है भाई? आलय। अगर विद्या और आलय को यहाँ जो जोड़ दिया जाता है तो हमारा एक विकार कौन सा बनता है? विद्यालय बनता है। तो विद्यालय क्या हो गया भाई? एक शब्द हो गया, एक संधि हो गया, जो किसका किसका मेल है? तो विद्या प्लस आलय का मेल होता है विद्यालय। तो इसी तरह कहने का मतलब कि अगर दो वर्णों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है ना, उस विकार उत्पन्न को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब आई बात संधि के भेद की। तो संधि के भेद की यदि बात किया जाए तो संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला जो होता है हमारा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा आता है विसर्ग संधि। अब हम लोग इसके संधि के आराम से एक एक भेद को पढ़ेंगे। उसके स्वर संधि में कितने भेद है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद व्यंजन संधि का भेद नहीं होता है कोई, व्यंजन संधि को बनाने के नियम होते हैं, नियम बताया जाता है।
कि आखिर व्यंजन संधि का कोई शब्द है तो उसे कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो शब्द दिया हुआ है ये व्यंजन संधि का है। उसके बाद विसर्ग संधि का भी कोई भेद नहीं होता है, विसर्ग संधि के भी नियम होते हैं 5-6। उसके बाद हम लोग नियम पढ़ेंगे कि विसर्ग संधि है तो विसर्ग संधि में किसी भी शब्द को देख करके हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो संधि दिया हुआ है विसर्ग संधि हुआ है। तो बड़ा टॉपिक इंटरेस्टेड होने वाला है। आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा कि स्वर संधि, जो संधि के भेद है पहला, उस पहले भेद को, पहले चीज को हम लोग कवर करेंगे। पहला हम लोग का क्या है? स्वर संधि। तो आप लोगों को लिखा हुआ है कि दो स्वरों के परस्पर मेल से, दो स्वरों के परस्पर मिलाप से जो शब्द बनता है उसी शब्द को क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। आपको यहाँ कुछ लिखा होगा स्केच, जैसे एग्जाम्पल आपसे लिखा हुआ है गण प्लस इस क्या बन गया? गणेश। गज प्लस इंद्र क्या बन गया? गजेंद्र। लेकिन ऐसे मजा नहीं आ रहा है सर। देखिए ना, यहाँ स्वर संधि लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ गण मिल गया, इस मिल गया, गणेश बन गया। क्या चीज है सर ये? यहाँ गज मिल गया, इंद्र मिल गया, गजेंद्र में क्या बना? हमें तो यहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। हाँ, इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? गणेश बन रहा है। यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? गजेंद्र बन रहा है। तो इसी चीज को तो हमें सीखना है कि कब गणेश बन रहा है, कब गजेंद्र बन रहा है, आखिर कैसे हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं गण मिल रहा है, यहाँ देख रहे हैं ई मिल रहा है, यहाँ देख रहे हैं गज मिल रहा है, यहाँ गज के साथ इंद्र मिल रहा है तो गजेंद्र हो रहा है। तो आइए यहाँ पहले समझ लेते हैं। जैसे देख लो, हम यहां अगर हम गण का उच्चारण करें, गण का उच्चारण करें तो गण ड़ में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। आप लोग कहिएगा सर अ आ रहा है, सही बात है। हमने यहाँ गण का उच्चारण किया तो गण में अ आ रहा है, हमने उच्चारण लास्ट में इसके नीचे लिख दिया। उसके बाद इस का जैसे ही उच्चारण किए, इस का, तो जो इस है, इस का जो पहला लेटर वो हमारा क्या है? बड़ी ई है। क्या है? बड़ी ई है। यानी कि यहाँ पे जो संधि है वो किसका किसका है? अ और बड़ी ई का यहाँ पे मिलाप है, अ और बड़ी ई का यहाँ पे जोड़ है। तो भाई अ और बड़ी ई का यहाँ पे जोड़ है तो क्या बन गया है? तो पहला जो शब्द तो गण लिखा हुआ है, लेकिन ये जो अ और बड़ी ई मिलकर के बना है वो क्या मिलकर के बनता है? वो ए मिलकर के बनता है। इन्हीं सारे चीजों को हमको याद करना है, इन्हीं सारे चीजों को हमको सीखना है कि अगर अ प्लस बड़ी ई मिलता है तो क्या बनता है? ए बनता है। यानी कि गण ड़ पे क्या हो जाएगा? ए, और ये क्या बन जाएगा? गणेश बन जाएगा। यहाँ देख लो, यहाँ भी ज में क्या है? अ है। यहाँ पे क्या मिला है? छोटी ई मिला है। तो इसका मतलब कि अ और छोटी ई मिलकर के क्या हुआ है? ई हुआ है। तब यहाँ पे क्या हो गया है? गजेंद्र हो गया है। तो इन्हीं सारी चीजों को हमको सीखना है कि ए, ऐ, ओ के बाद अगर कोई शब्द आ रहा है तो कैसे मिल रहा है, कैसे बन रहा है। तो स्वर संधि का डिफिनेशन यहां लिखा हुआ है कि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है, जो भी रूप परिवर्तन होता है, उसको क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। स्वर संधि के भेद लिखा हुआ है। तो स्वर संधि के अगर भेद की बात किया जाए तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है यण स्वर संधि और पांचवा होता है आयादी स्वर संधि। अब हम लोगों ने पहले क्या देखा कि पहले संधि पढ़े थे, संधि के भेद देख लिए। उसके बाद जो अब संधि के भेद की अगर बात आई तो स्वर संधि के 5 भेद हो गए। अब दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। तो अगर इस संधि की पहचान की बात आए कि अगर एग्जाम में आ जाए सर कि कोई शब्द दे दे और उस शब्द को दे करके हमसे पूछ ले कि आप बताएं ये अगर स्वर संधि है तो कौन से संधि है? क्या दीर्घ स्वर संधि है, क्या गुण स्वर संधि है, क्या वृद्धि स्वर संधि है, या फिर यण या आयादी स्वर संधि है। तो हम लोग एक एक चीज को यहाँ देखेंगे, स्वर संधि के भेद के एक एक चीज को पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि बनाने के नियम क्या है, कैसे बनता है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि।
तो आप लोग नाम से पहले इसको विचार कीजिए। तो दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ का मतलब पहले बताइए कि दीर्घ का जो मतलब होता है वह क्या होता है? बड़ा होता है। यानी कहीं भी दीर्घ और लघु की बात आती है तो दीर्घ का मतलब ही है बड़ा और लघु का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि किसी भी शब्द में, कोई भी शब्द हो, दुनिया का कोई भी शब्द हो, अगर उसमें आपको बड़ा वाला मात्रा मिल जाए, बड़ा वाला मात्रा कहने का मतलब कि बड़ी ई मिल जाए, आ मिल जाए, बड़ाऊ मिल जाए, बड़ाऊ मिल जाए, तो ये शब्द को बिना सोचे आपको लगा देना है कि सर ये कौन से संधि का उदाहरण होगा? दीर्घ स्वर संधि का। जैसे यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, जैसे पहले हम लोग शब्दों पर विचार कर लेते हैं। शिवालय, महात्मा, रविंद्र, महिष, भानुदय, लघुर्मी, पितृण। यानी कहने का मतलब कि ये जितने भी सारे शब्द लिखे हुए हैं, इन सारे शब्द के आप बीच में मध्य भाग में आप देख कर बताइए कि वा में आ आया है, महात्मा में आ आया है, रविंद्र में बड़ी ई आया है, महेश में बड़ी ई आया है, भानु में बड़ाऊ आया है और लघुर्मी में बड़ाऊ आया है। तो आपको शब्दों के बीच में, शब्दों के मध्य भाग में आपको अगर बड़ा मात्रा दिख जाए तो आपको बिना सोचे समझे लगा देना है कि सर ये संधि के भेद है। लेकिन किस संधि के भेद हैं? तो स्वर संधि के भेद हैं। अगर आपसे उसमें ज्यादा टटोल दिया तो आपसे पूछेगा कि फिर बताएं एक स्वर संधि के भी किस भेद का भेद है? तो सर जिसमें भी आपको शब्दों के बीच में बड़ा का मात्रा मिलता है, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, तो जिसके भी शब्द के मध्य में आपको बड़ा का मात्रा मिले, बड़ी ई मिले, आ मिले, बड़ाऊ मिले, तो आपको बिना सोचे लगा देना है कि ये कौन सा संधि है? ये जो संधि होगा हमारा दीर्घ स्वर संधि है। ये तो एक तुरंत देखे शब्दों को तुरंत लगा दिए। अगर बात आई, अगर शब्द आपसे देकर के पूछे तब ना, अगर आपको कह दे कि आप शिवालय का संधि विच्छेद करें, आप महात्मा का संधि विच्छेद करें, आप रविंद्र का संधि विच्छेद करें, आप महेंद्र का संधि विच्छेद करें, आप लघुर्मी का संधि विच्छेद करें, तो उसके लिए नियम क्या होता है? तो यहां दीर्घ स्वर संधि में लिखा हुआ है कि यदि अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ तथा बड़ाऊ तथा री के बाद पुनः उसी प्रकार के, पुनः उसी प्रकार कहने का मतलब कि आपसे कह रहा है कि अगर अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद पुनः इसी प्रकार के बड़ा वाला शब्द आ जाए, यानी कहने का मतलब कि अगर अ या आ के बाद इसी प्रकार के आपको बड़ा सा शब्द देखने को मिले तो वह क्या होता है? आइए यहां पे समझते हैं। लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ है कि यदि अ के बाद, आ के बाद, ई के बाद, बड़ी ई के बाद, छोटाऊ के बाद, बड़ाऊ के बाद तथा री के बाद। सर अगर अ के बाद, आ के बाद, छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ, बड़ाऊ तथा री के बाद पुनः इसी प्रकार के, पुनः इसी प्रकार कहने का मतलब कि अगर अ के बाद अ ही आ जाए, आ ही आ जाए, छोटी ई ही आ जाए, बड़ी ई ही आ जाए, तब वे जो दो होते हैं वे दीर्घ हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब सर यहां पे क्या होगा कि अगर अ के बाद, अगर अ के बाद सर, अगर अ के बाद आ जाए, अ के बाद क्या आ जाए? आ जाए, तो या फिर अ के बाद अगर अ भी आ जाए ना सर, तो ये जो होता है ना वो आ हो जाता है, बड़ा मात्रा होगा सर। अगर आ के बाद खुद आ भी आए ना सर तो वह क्या होता है? बड़ा मात्रा आता है। अगर सर ई के बाद अगर छोटी ई भी ना आ जाए सर तो वह बड़ी ई होता है। अगर बड़ी ई के बाद बड़ी ई भी आ जाए ना सर तो वह बड़ी ई होता है। अगर छोटाऊ के बाद छोटाऊ आ जाए ना सर तो वह बड़ाऊ होता है। अगर बड़ाऊ के बाद बड़ाऊ आ जाए ना सर वह क्या होता है? बड़ाऊ ही होता है। और री के बाद अगर री भी आ जाए ना सर वो क्या हो जाता है? बड़ा री हो जाता है। तो कहने का मतलब कि यदि ओ आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ, बड़ाऊ तथा री के बाद पुनः इसी प्रकार के
ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो ये आपस में मिलके क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं। तो जहां कहीं भी आपको ऐसे विकार परिवर्तन मिल जाए तो सर आपको सोचना नहीं है, वहां क्या होता है सर, दीर्घ स्वर संधि होता है। आइए वहां पे जो भी शब्द लिखा हुआ है इस शब्दों को हम यहां आपको समझा के लिखते हैं सर। जैसे हमको मान लो एग्जाम में आपको दे दे सर कि आप शिवालय का संधि विच्छेद कर दीजिए, आप शिवालय का संधि विच्छेद करके बताइए कि शिवालय का संधि विच्छेद क्या होता है सर। तो पहले तो हमको ये पता कंफर्म हो जाएगा देख करके कि जो शिवालय है, इस शिवालय का जो मध्य भाग है ना सर, इस मध्य भाग में क्या आया है, आ आया है, यानी आ आया है। तो अब हमको सोचना ही नहीं है कि आ आया है मतलब बड़ा आया है, इसका मतलब ये जो शिवालय है ना सर वह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है सर। अगर आपको शब्द देकर केवल पूछ दे कि आप शिवालय बताइए ना सर, कि शिवालय जो है वह किस संधि का उदाहरण है, शिवालय, शिवालय शब्दों के मध्य में क्या आया है, आ आया है, बड़ा आया है। आपको आंख बंद करके लगा देना है दीर्घ स्वर संधि। तो अब इसको बनता कैसे है सर, आइए अब यहां हम दो चीज देख रहे हैं, एक शिव है और एक क्या है, यहां अगर हम तोड़ दे सर इसको, शिव आप प्लस आलय, शिव। अब आलय कैसे टूटा है, तो हमको पता है कि अगर शिव में व का उच्चारण करें हम तो क्या आ रहा है, लास्ट में अ आ रहा है। अगर आलय का अगर पहला लेटर देखा जाए सर तो क्या आ रहा है, आ रहा है। और सर अ और आ मिलकर के क्या बनता है सर, आ बनता है। आ बनने का मतलब शब्दों में आ को कैसे लिखा जाता है, तो आ का मतलब एक पाई होता है सर। यानी कहने का मतलब कि अगर शिव प्लस आलय है तो इसका मतलब यहाँ अ है, यहाँ आ है, और जब अ और आ मिलता है तो क्या बनता है सर, आ बनता है। जब आ और आ मिलता है क्या बनता है सर, आ बनता है। जब छोटी ई और बड़ी ई मिलता है तो क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। जब बड़ी ई और बड़ी ई भी मिलेगा ना तो क्या बनेगा, ई बनेगा। जब छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ आता है क्या बनता है सर, बड़ा ऊ बनता है। जब बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ रहता है तो क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। जब री के बाद री आता है तो क्या बनता है, री बनता है। यानी कहने का मतलब कि यहां जितना भी शब्द लिखा हुआ है, शिवालय, महात्मा, रविंद्र, महिष, भानुदय, लघुर्मी, पितृण, इन सारे चीजों, इन सारे शब्दों का जो मध्य भाग है ना सर, उस मध्य भाग में बड़ा का मात्रा है। जैसे शिवालय में आप देखिए ना, यही ना इसका मध्य भाग है। इस वाले में कौन सा शब्द आया है, इस शिवालय में कौन सा शब्द आया है, तो सर आ आया है। ओ और आ में आ क्या होता है, बड़ा होता है। इस शिवालय में जो शब्द आया है हमारा क्या आया है, इस शिवालय में जो शिवालय का मध्य भाग है, इस शिवालय के मध्य भाग में जो शब्द आया है वह शब्द क्या आया है, तो वो शब्द जो हमारा आया है वह व में आ की मात्रा आया है। तो जहां भी शब्दों के मध्य भाग में आ की मात्रा आ जाए, आ की मात्रा कहने का मतलब बड़ा मात्रा आ जाए, तो वहां जो होता है वह क्या होता है सर, दीर्घ संधि होता है, दीर्घ संधि होता है। अब फिर नीचे लिखा हुआ है महात्मा, तो अगर शब्दों का मध्य देखा जाए, एक यहां से निकाल देते हैं, एक यहां से, तो सर मध्य में तो हमारा हा बच रहा है। अब हा में बताओ ना सर कौन सी मात्रा है, तो कहोगे कि सर ह है और आ है, तभी ह और आ मिलकर के हा हुआ है। इसका मतलब कि जहां कहीं भी आपको शब्दों के मध्य में बड़ा मात्रा दिख जाए, आप आंख बंद करके सर लगा दीजिएगा कि ये जो शब्द है ना दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। अब जैसे यहां बात कर लिया जाए रविंद्र सर, रविंद्र में अगर र को छोड़ दिया जाए, अंध्र को छोड़ दिया जाए, तो जो हमारा बीच वाला शब्द है ना सर वो वी है, और वी में जो मात्रा लिखा हुआ है कौन सी मात्रा लिखा हुआ है सर, बड़ी ई की मात्रा लिखा हुआ है। तो यही तो होता है दीर्घ स्वर संधि। यानी कहने का मतलब कि रविंद्र कैसे बनेगा, अगर आपको आ जाए कि आप रविंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, तो रविंद्र का संधि विच्छेद आपको करना होगा रवि प्लस इंद्र। रवि प्लस इंद्र कैसे होगा भाई, क्योंकि ये जो बड़ी ई बना है ना, बड़ी ई बना है, वह बड़ी ई दो ही चीजों से मिलकर के बनता है सर। एक या तो छोटी ई के बाद बड़ी ई आ जाए,
तब पर बड़ी ई होता है, और या सर एक बड़ी ई के बाद भी बड़ी ई आ जाए तब पर भी क्या बनता है सर, बड़ी ई बनता है। जब हमको रविंद्र का संधि विच्छेद करना है तो सर अगर हम रवि इस तरह लिख देना तो ये गलत है। रवि इस तरह क्या है सर, गलत है। रवि जब भी लिखाता है वह छोटी ई से लिखाता है, और इंद्र लिख दीजिए ना सर, यह क्या हो जाएगा हमारा, रविंद्र हो जाएगा। महिष की बात कर लिया जाए सर, महिष ह में कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। तो जहां कहीं भी बड़ी ई की मात्रा होती है वही तो होती है दीर्घ स्वर संधि। भानुदय की आप बात कर लीजिए सर, भानुदय में जो मध्य भाग है उसमें कौन सी मात्रा है, तो सर बड़ाऊ की मात्रा है। तो जहां भी बड़ा आपको देखने को मिल जाए यही तो होती है दीर्घ स्वर संधि। लघुर्मी में यदि बात किया जाए तो कौन सा मात्रा है, तो बड़ाऊ की मात्रा है। जहां भी सर बड़ाऊ की मात्रा होती है, जहां भी बड़ा की मात्रा होती है वो कौन सा संधि होता है, तो सर वो संधि होता है, वो संधि होता है सर आपको दीर्घ स्वर संधि। तो अगर आपको कभी भी एग्जाम में अगर शब्द दे करके पूछ दे कि आप ये बताइए कि इसमें कौन सी संधि है, तो सर आपको बिना सोचे समझे उस शब्दों के मध्य भाग में देख लेना है सर। अगर मध्य भाग में बड़ा का मात्रा आ रहा है तो आपको आंख बंद करके लगा देना है कि सर ये और कोई संधि नहीं हो सकता सिवाय दीर्घ स्वर संधि के। क्यों भाई सिवाय दीर्घ स्वर संधि के, क्योंकि इसके मात्रा, इसके जो शब्द है ना सर, उस शब्दों के मध्य भाग में बड़ाई की मात्रा आया है। और जहां भी बड़ाई की मात्रा आती है, जहां भी मात्रा बड़े होते हैं वह दीर्घ स्वर संधि ही होते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिखा हुआ है कि यदि अ आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ बड़ाऊ तथा री के बाद पुनः इसी प्रकार के शब्द आपको रिपीट करेगा, पुनः इसी प्रकार के, तो वहां क्या कौन सा संधि होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है। अब बात आती है सर अगला हम लोगों का गुण स्वर संधि। अगला जो टॉपिक हम लोगों का होगा गुण स्वर संधि। तो देखिए ना सर गुण स्वर संधि क्या होता है। तो अगर गुण स्वर संधि की बात कर लिया जाए, यदि अ या आ के बाद, सिर्फ अ या आ के बाद छोटी ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, छोटाऊ आ जाए, बड़ाऊ आ जाए, री आ जाए, तो तीनों मिलकर ए, ओ तथा अर हो जाते हैं। ऐसे नहीं मचा है सर। आइए इसको थोड़ा समझते हैं कि कैसे आते हैं सब। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इसमें जैसे दीर्घ में क्या होता था कि ये जो पोर्शन होता था, यानी कहने का मतलब कि ये जो इतना भाग लिखा हुआ है, यहां जरूरी नहीं था कि आ ही सिर्फ आए, यहां अ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, छोटी ई भी, बड़ी ई भी, छोटाऊ बड़ाऊ री भी आ सकते हैं। लेकिन गुण स्वर संधि में ऐसा नहीं होता है। गुण स्वर संधि में केवल क्या होता है कि अ या आ के बाद, यानी कि यहां जो होगा ना वहां दो ही वर्ण हो सकते हैं, या तो अ हो सकता है या फिर आ हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो पहले हम लोग अगर शब्द दे देना सर, कि अगर आपको कहीं भी शब्द दे दे कि आप शब्द को देख करके आप बताइए कि इसमें कौन सा संधि होगा, तो आप इतना याद मत रखिए, आप दो चीज याद रखिए। एक की मात्रा याद रखिए, आप एक मात्रा याद रखिए, और एक मात्रा याद रखिए ओ की, और एक मात्रा याद रखिए सर अर की। अगर आपको शब्द का उच्चारण करने में अगर मध्य भाग में ए आ जा रहा है, मध्य भाग में क्या आ जा रहा है, ए आ जा रहा है, तो आपको आंख बंद करके मार देना है सर गुण स्वर संधि होगा। अगर आपको शब्दों के बीच में ए आ जाए, शब्दों के बीच में ओ आ जाए, शब्दों के बीच में अर आ जाए, आप शब्दों को उच्चारण करके देखिएगा। अगर आपके शब्दों के बीच में ये तीनों मात्राएं आ जाती है तो आप आंख बंद करके सर लगा दीजिएगा कि ये गुण स्वर संधि होगा, ये गुण स्वर संधि होगा। जैसे हम लोगों ने दीर्घ की पहचान कैसे बताया था शब्दों को देख करके, कि शब्दों के बीच में सर बड़ा की मात्रा, और गुण स्वर संधि को पहचानने का नियम क्या है कि शब्दों के बीच में तीन मात्रा याद रखो ना सर, एक ए की मात्रा याद रखो, एक ओ की मात्रा याद रखो, और एक अर की मात्रा याद रखो। जैसे हम देख रहे हैं गजेंद्र, आप शब्दों के बीच में देख करके बताइए किसकी मात्रा आई है, तो सर ए की मात्रा आई है। गणेश में बताइए किसकी मात्रा आई है, ए की मात्रा आई है।
महेंद्र में किसकी मात्रा आई है? ए की मात्रा आई है। महेश में किसकी मात्रा आई है? ए की मात्रा आई है। सूर्योदय में किसकी मात्रा है सर? ओ की मात्रा है। समुद्रमी में किसकी मात्रा है सर? समुद्रमी, समुद्रमी, यानी इसके उच्चारण में ही सर अर आ रहा है। तो जहां अर आते हैं वहीं तो सर गुण स्वर संधि होते हैं। महोर्मी में कौन सी मात्रा है सर? महो, ओ की मात्रा है। महोत्सव में कौन सी मात्रा है सर? ओ की मात्रा है। अब सप्तर्षि, महर्षि किसकी मात्रा है सर? अर की मात्रा है। आप शब्दों का उच्चारण कीजिए। सप्तर्षि, सप्तर्षि अर आ रहा है। महर्षि अर आ रहा है। महोत्सव ओ आ रहा है। महोर्मी ओ आ रहा है। गणेश में ए आ रहा है। महेंद्र में ए आ रहा है। तो जहां भी आपको तीन मात्राएं दिख जाए शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में जहां कहीं भी आपको तीन मात्रा देखे, ए की मात्रा दिखे, ओ की मात्रा दिख जाए और अर की मात्रा दिख जाए ना सर, वही तो गुण स्वर संधि होता है। ये तो शब्दों को देख करके पहचानना है कि अगर आपको शब्द दिखे ना तो आप तीन ही मात्रा याद रखो, ए, ओ, अर। अगर तीन मात्रा है सर आप लगा सकते हैं गुण स्वर संधि, गलती नहीं होगा। अब आइए इसके नियम के तहत चलते हैं। यदि अ आ के बाद, यदि केवल यहां क्या आएगा? अ आएगा, आ आएगा। अगर इस अ और आ के बाद सर छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, अगर कहने का मतलब कि अ के बाद छोटी ई आ जाए या सर बड़ी ई आ जाए, आ के बाद भी सर अगर छोटी ई आए या बड़ी ई आए, तो ये जो बनता है ना सर, ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। और इस ए का मात्रा यही होता है सर। अगर अ और आ के बाद अगर छोटी ई बड़ी ई आए, आ के बाद छोटी ई बड़ी आए, तो ये जो दोनों बनता है मिलकर के सर ए बनता है। आइए बात दूसरा केस में देखते हैं। अगर अ और आ के बाद सर छोटा ऊ आ जाए या सर आपको बड़ा ऊ आ जाए, तो ये सर जो बनता है ना सर वो ओ बनता है। और ओ की मात्रा सर यही होती है, ओ की मात्रा। अगर आ के बाद छोटा ऊ आ जाए, आ के बाद बड़ा ऊ आ जाए, तो ये भी जो सर बनता है ना सर वो ओ बनता है और ओ की यही मात्रा होती है सर। अगर अ और आ के बाद सर, अगर अ और आ के बाद, अगर अ और आ के बाद री आए ना सर, अगर अ और आ के बाद री आए ना सर, तो आप आंख बंद करके क्या बनता है सर? अर बनता है। क्या बनता है? अर बनता है। तो यही तो चीज यहां पे लिखा हुआ है सर। यदि अ या आ के बाद छोटी ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए या री आ जाए, तो ये जो शब्द बनते हैं ना सर, ए बनता है, ओ बनता है और अर बनता है। अब तीनों केस में ए कब बनेगा, ओ कब बनेगा और अर कब बनता है? तो अगर अ या आ के बाद छोटी ई बड़ी ई आ जाए ना सर, ए बनता है। अ और आ के बाद छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, ओ बनता है। अ और आ के बाद री आ जाए, अर बनता है। उसके बाद यहां लिखा हुआ है, यदि अ या आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री आए, तो ये दोनों मिलकर ए, ओ तथा अर हो जाते हैं। यहां पे आपको जितने भी शब्द लिखे होंगे, जितने भी शब्द लिखे होंगे वे, आइए शब्दों को विचार कर लेते हैं। क्या यहां पे लिखा हुआ है सर? जैसे कि यहां पे शब्द हमारा पहला लिखा हुआ है गजेंद्र। अगर आपको शब्द में ही लिखा मिल जाए, शब्दों के मध्य भाग में ही लिखा एक ही मात्रा मिल जाए ना सर, आपको आंख बंद करना है गुण स्वर संधि। अब ये कैसे बनता है? तो गज प्लस इंद्र। यहां देखिए ना, गज के उच्चारण में क्या आया है? अ आया है। प्लस ई के उच्चारण में क्या आया है? छोटी ई आया है। तो यहां अ के बाद क्या आया है? छोटी ई आया है। तो जहां भी अ के बाद छोटी ई आ जाता है तो क्या बनता है? ये बनता है। इसीलिए क्या बना है सर? गजेंद्र बना है। यहां गण, गण में क्या आया है? अ आया है। इसमें क्या है? बड़ी ई आया है। तो जहां भी अ या आ के बाद क्या आ जाए? छोटी ई और बड़ी ई, तो क्या बनता है सर? ए बनता है। इसलिए क्या बना है? गणेश बना है। अब यहां देख लो, महाजोड़ इंद्र।
तो महा हा में क्या आया है, आ आया है, और इंद्र में कौन सी ई है, छोटी ई है, यानी आ के बाद छोटी ई आया है, तो जहां भी आ के बाद छोटी ई आ जाए क्या बनता है, ए बनता है। आ के बाद क्या आया है, यहाँ पे बड़ी ई आया है, तो जहां भी आ के बाद बड़ी ई आ जाए क्या बनता है, ए बनता है। नेक्स्ट यहाँ जो सूर्य, सूर्य, सूर्य मतलब अ या आ के बाद क्या आया है सर, छोटा ऊ आया है। यहाँ समुद्र में अ के बाद क्या आया है, ऊ आया है। मतलब यही तो है गुण स्वर संधि के पहचान, कि अगर अ या आ के बाद आपको छोटी ई आए, बड़ी ई आए, तो सर ए बनता है। अगर आ या आ के बाद सर छोटा ऊ आ जाए ना, बड़ा ऊ आ जाए ना सर, ओ बनता है। और अगर अ और आ के बाद ही सर अगर क्या आ जाए, री आ जाए ना सर, वह क्या बनता है, वह बनता है अर बनता है। जैसे महाजोड़ उत्सव, तो महाजोड़ उत्सव ये तो ओ बनेगा सर, क्योंकि आ आया है और बड़ाऊ आया है, और आ और बड़ाऊ मिलकर के क्या होता है, ओ होता है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा टॉपिक बनेगा सर, वह क्या बनेगा, ओ का बनेगा। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि, सप्त में क्या आया है, अ आया है। और यहाँ जो उर्सी लिखा हुआ है, मतलब अ के बाद क्या, यहाँ जो लिखा हुआ है उ, मतलब अ के बाद उ आया है, तो क्या होता है, सप्तर्षि। आपको 3 मात्रा याद रखना है, ए याद रखना है, ओ याद रखना है, और याद रखना है। अगर आपको किसी भी शब्द में ए की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए और अर की मात्रा आ जाए ना सर, आप वहां आंख मूंद करके लगा दीजिएगा कि ये कोई नहीं हो न हो, या कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है सर। और दीर्घ स्वर संधि में हमने आपको क्या बताया है, दीर्घ स्वर संधि में हमने आपको यही बताया है कि अगर शब्दों के बीच में बड़ा की मात्रा रहे, बड़ा की मात्रा कहने का मतलब आ की मात्रा रहे, बड़ी ई की मात्रा रहे, बड़ाऊ की मात्रा रहे ना सर, वहां कौन सी संधि होती है, वहां संधि होती है सर दीर्घ स्वर संधि होती है। और गुण स्वर संधि में सर 3 ही चीज को याद रखना है, एक आपको याद रखना है ए की मात्रा, एक आपको याद रखना है ओ की मात्रा, और अगर आपको शब्दों के बीच में अगर आप शब्द बोल रहे हैं, उस शब्दों अर की मात्रा आ रही है ना सर, वो जो शब्द होते हैं गुण स्वर संधि होता है सर। आप शब्द अगर दिख जाए ना, तो आप शब्दों को पढ़ करके उसके भेद बता दीजिएगा। बस आपको याद रखना चाहिए कि नियम क्या होते हैं, जहां भी शब्दों के बीच में ए की मात्रा, जहां भी शब्दों के बीच में ओ की मात्रा, और जहां भी शब्दों के बीच में सर अर की मात्रा आती है ना, वही होती है गुण स्वर संधि। तो आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ गुण स्वर संधि तक ही पढ़ेंगे, फिर जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो इसके जो 3 बच गए हैं उस तीनों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो अगर आपको कभी भी एग्जाम में अब यहां से देखना है कि अगर दीर्घ स्वर संधि के बारे में पूछ रहा है, अगर गुण स्वर संधि के बारे में पूछ रहा है, तो सर इससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो अगर ये गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि आपको समझ में आई है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, घर पे इसका नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, नियम याद रखिएगा सर। आपसे संधि में एग्जाम में बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।